ओके, तो प्रोबेबिलिटी लेक्चर 2 हम लोग कर रहे हैं आज। तो यहां पर देखो, अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोगों ने जो तीन वेज डिस्कस किए थे, जब हम किसी बैग से दो बॉलों को सेलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। जैसे हमारे पास 4 रेड और सपोज 6 ग्रीन बॉल्स हैं, और हमने यहां से दो बॉलें 1 बाय 1 करके निकाली, ठीक है। हमने 1 बाय 1 करके निकाली, ओके। 1 बाय 1। तो 1 बाय 1 के दो तरीके होते हैं। 1 बाय 1 के दो तरीके होते हैं। एक क्या होता है, विद रिप्लेसमेंट, और दूसरा क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लोग इनको एक बार और डिस्कस करते हैं, और आज जो हम इन्हें डिस्कस करेंगे वो हम 12th के जो हमारे लॉजिक्स हैं उनके ऊपर हम इन्हें डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना होता है, ओके। तो हमारे पास सपोज 4 रेड और 6 ग्रीन बॉल्स हैं, और हमने दो बॉलें यहां से निकाली, ठीक है। और जो इस बार हमने निकाली इसको हम बोलेंगे 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकेंड बॉल इज ग्रीन। ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलेंगे फर्स्ट बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी है, पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/10। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। और जो हमने बॉल निकाली विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, कि हमने बैग में से जो बॉल थी वो बाहर निकाली, और देखने के बाद उसका कलर नोटिस करने के बाद उसे वापस बैग में इंसर्ट कर दिया, वापस बैग में रख दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। तो क्या हुआ कि आपके पास 4 रेड और 6 ग्रीन बॉलें वापस हो गई, आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच गया। फिर इसमें से हमने सेकंड बॉल निकाली, तो सेकंड बॉल ग्रीन निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, ग्रीन 6 हो गई और टोटल बॉलें वापस 10 थी, तो 6/10 हो जाएगा। बिकॉज आप जब ग्रीन बॉल निकालने चलेंगे तो आपका बैग बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे वो ओरिजिनल स्टेट में था, ठीक है। तो आपकी ये हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पहली रेड और सेकंड ग्रीन बॉल। अब इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज ग्रीन एंड सेकंड बॉल इज आल्सो ग्रीन, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, फर्स्ट बॉल ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है 6/10 एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, सेकंड बॉल भी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है 6/10 बिकॉज आपने वो बॉल को वापस रिप्लेस कर दिया था। उसी तरीके से अगर मैं फिर से पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर, तो आप बोलेंगे सेम कलर में दो केसेस हो सकते हैं, या तो बॉलें पहली रेड दूसरी रेड भी हो सकती है, या फिर बॉल जो है वो पहली ग्रीन और दूसरी ग्रीन भी हो सकती है, पहली ग्रीन और दूसरी ग्रीन भी हो सकती है। तो अगर पहली रेड बॉल होगी, दो केसेस हैं, इधर यू विल, भाई सेम कलर का मतलब क्या है कि आप पहली बार में रेड दूसरी बार में रेड निकाल लें, या फिर अगर आप सेम कलर की बॉल तब भी निकाल लें जब आप पहली बार में ग्रीन दूसरी बार में भी ग्रीन निकालें। तो दो केसेस हो गए, ईदर ऑफ देम विल हैपन, ठीक है, दैट इज वाई प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार में रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/10, और आपने कलर बॉल को बाहर निकाला, कलर देखा और वापस रिप्लेस कर दिया, तो सेकंड बार में जो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो है 4/10 प्लस। अगर सपोज आपने बॉल सेलेक्ट की उसमें से और पहली बॉल ग्रीन निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10, और आपने कलर देखा, बॉल को वापस बैग के अंदर रिप्लेस कर दिया, तो जो सेकंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो सेकंड ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सेकंड बॉल की ग्रीन होने की, वो भी हो जाएगी 6/10। सो ये आपका आंसर हो गया, जो भी कैलकुलेट करके आंसर आया, ओके। अब देखो इसी फॉर्म में अब हम लोग करते हैं सेम बैग में, ठीक है। हमारे पास आपके बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, 6 ग्रीन बॉल्स हैं। आपने फिर से यहां से दो बॉलें निकाली, ठीक है, बट इस बार आपने निकाली 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि पहली बॉल रेड हो, ठीक, पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल ग्रीन हो। अब जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/10, ठीक है। अब दूसरी ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो जब आपने रेड बॉल निकाली पहली वाली, तो उसे बैग में वापस रिप्लेस नहीं किया,
आपने बैग में वापस रिप्लेस नहीं किया। क्योंकि बैग में वापस रिप्लेस नहीं किया तो ग्रीन बॉलें तो 6 की 6 रही, लेकिन रेड बॉलें 3 हो गई। तो जब आप सेकंड बॉल ड्रॉ करने चलेंगे, जो कि ग्रीन बॉल आपको चाहिए, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो ग्रीन बॉल आप सपोज करेंगे कि आपने ग्रीन बॉल को ड्रॉ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जो ग्रीन बॉल के फेवरेबल इवेंट्स होंगे वो है 6, बट टोटल इवेंट्स बच्चा 9 हो जाएंगे। टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो बॉल निकाली उसको रिप्लेस नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि पहली बॉल भी ग्रीन हो जाए, दूसरी बॉल भी ग्रीन हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहली वाली जो बॉल है वो ग्रीन हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10, एंड जो दूसरी वाली ग्रीन बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9, क्योंकि जो आपने पहली बॉल ग्रीन निकाली आपने उसे रिप्लेस नहीं किया, तो 6 ग्रीन बॉलें थी, एक निकल गई, तो 5 ही ग्रीन बॉलें बची, और टोटल बॉलें कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है। अगर मैं यहां पे इसी तरह से बोलूं कि सेम कलर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, तो आप क्या करोगे? यहां पे 2 केसेस होंगे, या तो रेड रेड, पहली रेड दूसरी रेड, या फिर क्या होगा, पहली ग्रीन दूसरी भी ग्रीन। ठीक है, तो पहली रेड दूसरी रेड हो जाएगी, तो पहली रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? 4/10 मल्टीप्लाई बाय सेकंड रेड, आप विदाउट रिप्लेसमेंट करो तो सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी 3/9 हो जाएगी। ठीक है, प्लस पहली ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? या फिर आप पहली ग्रीन निकालते हो 6/10 और दूसरी ग्रीन निकालते हो तो मतलब 5/9, जो भी आपका ऐड होके आया वो आपका आंसर है। ठीक है, तो ये फर्क होता है जब हम बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में ये फर्क होता है। अब आप जरा देखो, जरा कंपेयर करो कि यहां पर जो आंसर आएगा 6 4 24/100 आएगा। ठीक है, 6 4 24/100, जबकि यहां पे 6 4 24/90 आएगा। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंट आंसर दिख रहे हैं आपको। सिर्फ हमने 2 ही बॉल निकाली है, बट हमारा निकालने में जो निकालने का प्रोसीजर है, सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। तो पहली रेड और दूसरी ग्रीन की प्रोबेबिलिटी अगर हमारा 1/1 विद रिप्लेसमेंट है तो 24/100 आता है, जबकि यहां पर कितना आता है? 24/90 आता है। यहां पे दोनों ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाती है वो 6 6 36/100 हो जाती है, जबकि यहां पर क्या हो जाती है? 5 6 30 अपॉन 90 हो जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 36/100, क्योंकि ये 1/3 नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, देखो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है अगर आपका निकालने का या सिलेक्शन का तरीका दूसरा, मतलब तरीके डिफरेंट है। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है, कहीं पे विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, सो यू गेट अ डिफरेंट आंसर, है ना? ओके, तो अब इनसे देखो हम लोग सेकेंड ईयर में क्या लॉजिक समझते हैं। हम लोग अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक के ऊपर आते हैं जिसपे पूरी मोस्ट ऑफ दी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है क्लास 12 की, वो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अब क्या होते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स? जैसे सपोज आपने सीबीएसई का पेपर दिया, ठीक है, सीबीएसई का पेपर दिया। सीबीएसई के पेपर में 2 लोग बैठे, ए और बी ने एग्जाम दिया। ए के सपोज 96% आते हैं, उसकी परसेंटेज का कुछ भी लेना देना नहीं है अगर बी के 90% आते हैं। ये दोनों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। ठीक है, ए जैसा करेगा उसको उतने परसेंटेज मिलेंगे, बी जैसा करेगा उसको उतने परसेंटेज मिलेंगे। तो यहां पर जो परसेंटेज है ना, गेटिंग मार्क्स इन क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जाम्स इज इंडिपेंडेंट। आप ये फील भी कर रहे होंगे इंडिपेंडेंट है। आप जाहिर सी बात है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, बट अब आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो। अब यहां पर आपने आईआईटी के एग्जाम में आपके पास फिर से 2 कैंडिडेट हैं। मान लेते हैं एक कैंडिडेट आपका ए है, दूसरा कैंडिडेट आपका बी है। ठीक है, और इसकी मान लीजिए 4236 रैंक आई, और इसकी मान लेते हैं 4140 रैंक आई। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो,
यहां पर जो ए की रैंक आई, जो बी की रैंक आई है ज्यादा, मतलब इस ए से अच्छी रैंक आई है, ठीक है, क्योंकि इसकी रैंक कम है। जो ए की रैंक आई है, क्या वो बी से इंडिपेंडेंट है? अब मुझे बताओ, मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? ए भाई जितना करेगा उसकी उसके हिसाब से रैंक आएगी, बी जितना करेगा उसकी उसके हिसाब से रैंक आएगी। क्या ए की रैंक का कोई लेना देना बी से है, या बी की रैंक का कोई लेना देना ए से है? आप मेरे को क्या बताएंगे? डिपेंडेंट क्यों? सर क्योंकि ज्यादा रैंक पीछे हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए अगर बी ने एग्जाम नहीं दिया होता, सपोज वो एग्जाम देने नहीं गया होता, तो ए की रैंक अपने आप ही 4235 हो जाती। 4235, एक रैंक ऊपर उठ गया होता। अगर बी उसके पहले नहीं होता, या सिर्फ उसने एग्जाम ना दिया होता, तो उसकी एक रैंक ऊपर हो जाती। ठीक है, तो यहां पर जो रैंक है बेटा, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, जो ए से ऊपर 4235 लोग हैं, अगर वो सारे के सारे एग्जाम नहीं दे पाए, तो ए की रैंक अपने आप क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अच्छा, अब देखो, अब इसी चीज को हम कैसे करेंगे? अब देखो, इसका मतलब हम जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग मतलब लाइक 90% और 90 और अबव 90% इन बोर्ड एग्जाम्स इज 6/10, and probability of A getting 90% of or above 90% marks in his board exams is 7/10. ठीक है, what is the probability that A and B both gets above 90%? ठीक है, 90 और above 90 और above 90%, gets 90 और above 90%। आई बात समझे? ठीक है, तो देखो, अब दोनों के दोनों 90%। अब अगर ए के भी 90 आ जाते हैं, बी के भी 90 हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। ए के भी 90 है एंड बी के भी 90 है, इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। 42/100 इसका आंसर आ जाएगा। सो 42/100 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल ऑल्सो गेट 90 एंड अबव परसेंट, एंड बी विल ऑल्सो गेट 90 एंड अबव परसेंट। तो इनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? एंड ए के भी 90 आ जाएं और बी के भी 90 आ जाएं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की पहचान। ठीक है, ये होती है पहचान इंडिपेंडेंट इवेंट की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये क्राइटेरिया होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए एंड बी, ए भी हो रहा है एंड बी भी हो रहा है। ए के भी 90 एंड अबव परसेंट आ रहे हैं और बी के भी 90 एंड अबव परसेंट आ रहे हैं, सो दैट विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट अब अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं जहां पर डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो देखो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स का हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स का? जैसे मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जैसे मान लेते हैं कि आपका कुछ ऐसा सिनेरियो है जहां पर चीजें डिपेंड हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, जैसे सपोज यहां पर एक बैग है। ठीक है, हम एक एग्जांपल बना रहे हैं, और यहां पर हमारे पास 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, अब देखो यहां से हमने 2 बॉलें निकाली। अब जरा समझिएगा, ये 2 बॉलें हमने निकाली 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज ग्रीन एंड सेकंड बॉल इज रेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ग्रीन एंड सेकंड बॉल इज रेड? ठीक है, सेकंड बॉल इज रेड, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे,
अब यहां पर आप मान लीजिए इवेंट 1, ऐसे हम मान लेते हैं, आप इसे ए बी भी लिख सकते हो सिंपल, इवेंट 1 फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, और E2 क्या है, E2 क्या है, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड। ठीक है, तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब पहली बॉल ग्रीन होनी चाहिए एंड दूसरी बॉल रेड होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब ये क्या चक्कर है, इसको हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय E1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, और यहाँ पे हाँ E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ग्रीन, तो पहली बॉल ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/10 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल रेड है, ठीक है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी तब निकालनी है जब E1 हो चुका है, और E1 क्या हो चुका है कि पहली ग्रीन बॉल बाहर जा चुकी है और वापस रिप्लेस नहीं हुई है, तो पहली बॉल ग्रीन जा चुकी है, तो इसका मतलब बैग में से एक बॉल कम हो गई है, टोटल 3 ग्रीन बॉल बची हैं, 6 रेड बॉल्स बची हैं, तो 6 बॉल कितनी है टोटल, मतलब रेड बॉल्स कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकंड बॉल इज रेड, तो फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं 6, लेकिन टोटल इवेंट्स कितने हैं 9, वो 9 इसलिए आया क्योंकि E1 हो चुका है, E1 क्या है, हो चुका है, E1 हो चुका है मतलब बैग में से एक बॉल कम हो गई है, इसलिए यहां पे फर्क पड़ा, और दिस इज हाउ वी राइट इट, ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट इट, सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, जो हम इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स। यहां पे क्या डिपेंड था कि सेकेंड बॉल का कलर रेड है, सेकेंड बॉल का कलर रेड है, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट वाली बॉल का कलर क्या है, ग्रीन है कि रेड है। अगर पहली वाली बॉल का कलर रेड होगा और दूसरी वाली बॉल का भी कलर रेड होगा, तो पहली वाली बॉल का कलर रेड था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10, है ना, और सेकंड वाली रेड की प्रोबेबिलिटी की जो सेकंड वाली रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9। अब देखो सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 5/9 है, जबकि यहाँ पे सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी 6/9 है। ये दोनों डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि पहली बार में यहां पर निकली है ग्रीन बॉल और पहली बार में यहाँ पे निकली है रेड बॉल। तो जो सेकंड रेड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पहले आपने क्या क्या किया है, कितनी रेड बॉल निकालनी, कोई रेड बॉल बची भी है कि नहीं बची है। तो सेकंड रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि पहली बार में आपने क्या ड्रॉ किया है, रेड किया है तो सेकंड रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर कहीं ग्रीन आपने चूज कर लिया और उसे वापस रिप्लेस नहीं किया है, बैग के अंदर जितनी रेड थी उतनी बची रह गई है, तब सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। पहली रेड और दूसरी रेड दोनों होगी तो सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन अगर पहली ग्रीन और दूसरी रेड होगी तो सेकंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्रीन बहुत सारी पहले जा चुकी हैं बाहर, तो रेड बहुत सारी बची हैं बैग के अंदर, तो सेकंड रेड थर्ड रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, अगर उसके पहले जो बॉलें हैं वो रेड अंदर बच रही हैं और ग्रीन सेलेक्ट हो रही हैं, ठीक है, ओके। तो ये है मतलब सब मिला के जो हम लोगों ने समझा वो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 और आप करते हो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेट अवे हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी का कुछ लेना देना नहीं है E1 की प्रोबेबिलिटी से, तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, कौन से इवेंट्स, E1 E2 इवेंट्स हैं इंडिपेंडेंट। एंड अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो ये हम लोग इसे बोलते हैं डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, फिर ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, डिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, डन, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ कि अब सेकंड वाले फॉर्म को देखिए, सेकंड वाले फॉर्म को देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, सो विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये हमने कहीं और से थ्योरम नहीं बनाया है, ये ऊपर वाले जो थ्योरम था उसी का आउटकम है, बस ऐसे इसका यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, फिलहाल अब जरा देखो, फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को हम करते हैं, बस हमारी क्लास 12 की लैंग्वेज में। आपके पास एक बैग है, इसमें 4 ग्रीन और 6 रेड बॉल्स है। आपने बॉलें निकाली 2, कैसे निकाली? 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ताकि हम इन डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में ज्यादा समझें। विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ग्रीन, सेकंड इज रेड, फर्स्ट इज ग्रीन, सेकंड इज रेड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज रेड, ठीक है, 2 वाले निकाली आपने विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड थर्ड सेम कलर, ठीक है। और फोर्थ जो है वो डिफरेंट कलर भी हो सकता है, डिफरेंट कलर, ठीक है, ओके। तो पहली बॉल ग्रीन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? अब देखो, हम ऐसा मान लेते हैं कि फर्स्ट ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी को हम इवेंट E1 मान लेते हैं, और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को हम इवेंट 2 मान लेते हैं, ठीक है। कि अगर ग्रीन बॉल सेलेक्ट हुई है तो इवेंट 1, और रेड बॉल सेलेक्ट हुई है तो वो इवेंट 2। तो क्या हो जाएगा? पहली ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट 1, और दूसरी बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगा इवेंट 2। तो इसका मतलब हम ये कर रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। क्या इसका मतलब हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब हो गया द फर्स्ट बॉल इज रेड एंड सेकंड बॉल इज ऑल्सो रेड। तो फर्स्ट बॉल इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट में जो सेकंड बॉल का कलर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पहली वाली बॉल का कलर क्या था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? E1 इज सिलेक्शन ऑफ ग्रीन बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ग्रीन बॉल। तो यहां पर ये हटा देते हैं, नहीं हमें तो ये निकालना है, E2 रेड है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/10 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो रेड बॉल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जब ग्रीन बॉल निकल चुकी है, तो रेड बॉल तो भाई उतनी की उतनी है 6, और ग्रीन बॉल निकल चुकी है तो ग्रीन बॉल 3 हो गई, तो टोटल बॉलें कितनी होगी? 9। ये आंसर है। अब मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या समझ में नहीं आया इस पूरे प्रोसेस में? आ गया सर। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा फर्स्ट रेड और सेकंड रेड, ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट रेड सेकंड रेड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। आप अलग अलग मेरे ख्याल से इवेंट भी ले सकते हो, E1 E2 भी कर सकते हो, या E3 कर सकते हो, ठीक है, कि फर्स्ट रेड निकल आई तो उसको E3 मान लो, ऐसा कुछ कर लो, क्योंकि ये तो अजीब लग रहा है, E1 अजीब है ना। ये पता चला काट पीट के बच्चा कह देगा कि वो 1 हो गई प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/10, और सेकंड रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/9, ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया, ओके। तो अब सेम कलर और डिफरेंट कलर भी आपको पता है। सेम कलर का मतलब क्या हो गया? ग्रीन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डिफरेंट कलर का मतलब हो गया फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन है, या फिर फर्स्ट ग्रीन सेकंड रेड है, ठीक है, ओके। तो 4 ही केसेस बनेंगे जब आप 2 बॉलें निकालेंगे। क्या क्या 4 केसेस बनेंगे? या तो फर्स्ट रेड सेकंड रेड हो जाए, फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन हो जाए, फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन हो जाए, या फर्स्ट ग्रीन सेकंड रेड हो जाए, ठीक है। इनके अलावा और कोई केसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो हैविंग डन ऑल दिस, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस और हम करते हैं। तो हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, लेकिन हम आपको सिंपल सिनेरियो देते हैं। अब जरा इसमें आप मुझे बताइएगा, यहां पर आपके पास 3 बैग रखे हैं, 1 बैग, 2 बैग और
3 बैग, ठीक है। आपके पास यहां पर मान लेते हैं 5 रेड और 7 ग्रीन बॉल हैं, और मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास 6 रेड और 6 ग्रीन बॉल्स हैं, और मान लेते हैं आपके पास 8 रेड और 4 ग्रीन बॉल है, ठीक है। ये एक कमरे में रखे हुए। हाँ, एक मिनट बच्चों। ओके, तो हमारे पास सिनेरियो ये है यहाँ पर कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है 3 बैग है। तो 3 बैग में हमें करना ये है कि हमें यहां पर एक रूम दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें ये 3 बैग रखे हुए हैं। ओके, एक रूम है इस तरीके का, जरा समझिएगा इस बात को, कोई इसमें बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ये रूम है, इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। सिनेरियो ये है कि आप बैग रूम के अंदर गए, ठीक है, आपने कोई एक बैग सेलेक्ट किया, ठीक है, अपनी मर्जी से, और उसमें से एक बॉल सेलेक्ट की और आप उसको लेके बाहर आ गए, और जो बॉल आपने सेलेक्ट करके आप बाहर लेके आए वो रेड थी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, आप कमरे के अंदर गए, आप रूम के अंदर गए, आपने 3 बैग थे, बिल्कुल आइडेंटिकल बैग थे, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल, ऊपर से सब एक जैसे दिखने में। आपने उसमें से कोई एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से बॉल निकाली और वो बॉल लेके बाहर आए, वो रेड थी। तो जो बॉल आपने निकाली, सेलेक्ट की उन तीनों बैगों में से, वो रेड निकली। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन समझ आया या नहीं, मुझे बताओ। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? ठीक है, तो हाँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। 3 बैग थे एक रूम में, है ना, जो आपको बैग दिख रहे हैं विद रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग। आपने कोई बैग एक सेलेक्ट किया, ठीक है, कोई भी रैंडमली कोई भी बैग सेलेक्ट किया, ऑल द बैग्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो कोई भी एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से बॉल निकाली और वो बॉल रेड निकली। जब आप बॉल बाहर लेके आए तो वो रेड निकली बॉल, तो रेड बॉल आप बाहर लेके आते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू कम आउट विद अ रेड बॉल फ्रॉम द रूम? ठीक है, तो कुछ आइडिया दे पाएंगे आप या मैं बताऊं? ठीक है, चलो चलिए मैं बताता हूं। लगेगा ना? हाँ, और वाला केस लगेगा ना सर? हाँ, देखो सारे वाले केस लगेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या करेंगे। जब आप अंदर गए रूम में, आप सिनेरियो समझिएगा, जहां पे ना समझ आए मुझे तुरंत वहीं पे रोक दीजिएगा। आप अंदर रूम में आपने देखा यहाँ पे तो यार 3 बैग हैं, 1 2 3, तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो या तो आप पहला बैग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इधर यू विल गो टुवर्ड्स द फर्स्ट बैग, यू विल सेलेक्ट फर्स्ट बैग, और यू विल सेलेक्ट द सेकंड बैग, और यू विल सेलेक्ट द थर्ड बैग। आप इन तीनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, उसमें से बॉल निकाली, रेड निकली, रेड लेके आप बाहर आ गए। ऐसा हो सकता है, अगर आप रेड बॉल लेके बाहर आ रहे हैं तो हम ये ढूंढ रहे हैं कि आप कितने तरीकों से रेड बॉल लेके बाहर आ सकते हैं। या फिर आप हो सकता है सेकंड बैग सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है भाई आप सेकंड बैग भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से बॉल निकाल सकते हैं, और वो रेड निकली तो उसको लेके आप बाहर आ गए। या फिर आप अंदर गए रूम में और आपने तीसरे बैग को देखा और उसको देखा, तो उसमें से रेड बॉल निकाल ली तीसरे बैग में से और उसको लेके बाहर आ गए। तो इसको छोड़कर क्या कुछ और होगा, मुझे बताओ। या तो आप पहला बैग सेलेक्ट करेंगे, उसमें से रेड बॉल निकालेंगे, या तो दूसरा सेलेक्ट करेंगे, उसमें से रेड बॉल निकालेंगे, या तो तीसरा सेलेक्ट करेंगे, उसमें से रेड बॉल निकालेंगे। मेरा पूछने का मतलब है कि क्या इसके अलावा कुछ और होगा, और वी हैव कंसिडर्ड एवरी पॉसिबल आउटकम, या हम लोगों ने हर एक आउटकम के बारे में सोच लिया है? मुझे यस और नो में वो बताओ आंसर, कि समझ आया नहीं आया, क्या था? यस सर। ठीक है, यस सर। परफेक्ट। तो देखो अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो हमें रेड बॉल चाहिए, तो या तो हम फर्स्ट बैग सेलेक्ट करेंगे, उसमें से रेड बॉल निकालेंगे, ठीक है। या तो हम सेकंड बॉल सेलेक्ट करेंगे, उसमें से रेड बॉल निकालेंगे, भाई सेकंड बैग में से रेड बॉल चूज कर लिया। या फिर हम थर्ड बैग चूज करेंगे और उसमें से रेड बॉल निकालेंगे। तो जब भी हम या कर रहे हैं तो हम प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। व्हेनेवर आई एम सेइंग और आई यूज प्लस। तो फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? आपके पास 3 बैग हैं, तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं ऊपर से, तो किसी भी बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपके पास डिसीजन क्या होगा कि आप इधर जाएं या आप इधर जाएं या आप इधर जाएं। तो किसी भी बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। सपोज आपने अगर फर्स्ट वाले बैग को सेलेक्ट किया तो
1/3 प्रोबेबिलिटी। और उस 1/3 मतलब फर्स्ट बैक के पास चले गए, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। इसमें कोई डाउट? आपने 1/3 से फर्स्ट बैक को सिलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। या फिर आप क्या करोगे, आप सेकंड बैक की तरफ जाओगे, सेकंड बैक को सिलेक्ट करोगे तो सेकंड बैक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, और उसमें से रेड बॉल निकालोगे तो इसकी रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 6/12 है। ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, आप थर्ड बैक को चूज करेंगे, उस थर्ड बैक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 8/12 है। अब मुझे बताओ कि इसमें कोई प्रॉब्लम, या ये आपको समझ आ गया? और जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारे रेड बॉल निकालने की, रेड बॉल बाहर लेके आने की प्रोबेबिलिटी होगी। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो बेटा अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो जो बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, इसका भी बड़ा सा नाम दे दिया गया, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने टोटल नंबर ऑफ केसेस कंसिडर कर लिए। एक गिवन सिनेरियो में जो जो भी केस हो सकता था वो आपने सपोज कर लिया है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि इसे क्यों लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यू हैव कंसिडर्ड एवरी पॉसिबल आउटकम। ठीक है ना, जहां से रेड बॉल आ सकती है। ठीक है, कि बैग 1 में से आ सकती है, या बैग 2 में से आ सकती है, या बैग 3 में से आ सकती है। यू हैव कंसिडर्ड एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ द रेड बॉल, इसी को हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बच्चों कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, डन है, वेरी गुड वेरी गुड। एक और हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं फिर इसका। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, या फिर हम एक क्वेश्चन हम उठा के लेके आते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में एनसीईआरटी का। ठीक है, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अब एक और एग्जाम्पल जो अब हमारे सामने है इसको देखते हैं। हालांकि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बट हम इस क्वेश्चन में सिर्फ उतना पार्ट लेंगे जितना हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, देखो, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। मैं बता रहा हूं कि किस तरह से लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को यहां पर यूज कर लिया जाता है। तो हमारे पास एक डॉक्टर है जो कि एक विजिट करता है पेशेंट। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस, if it is known that the probabilities that he will come by train, bus, scooter or by other means of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10 and 2/5. These are the probabilities that he'll come by train or bus or scooter or by any other means. The probabilities that he will be late are, अगर वो ट्रेन से आता है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है लेट होने की, बस से आता है तो 1/3 है, स्कूटर से आता है तो 1/12 है, एंड इफ ही कम्स बाय ट्रेन, बस और स्कूटर रिस्पेक्टिवली, बट इफ ही कम्स बाय एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही इज नॉट लेट। और अगर किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आता है तो वो लेट नहीं होगा। अच्छा, तो अब व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट। तो अब आप ये वाला सोच दो, ये वाला आप छोड़ दीजिए बिकॉज दिस इज बेस थ्योरम। ठीक है, अब आपको यहां पर करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट। ठीक है, इसको आप छोड़ देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा ये हो जाएगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट हम तब करेंगे जब हम बेस थ्योरम करेंगे। तो अगर हम ये समझ गए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो बेस थ्योरम हमारे लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक डॉक्टर है, वो 4 मेथड से अपने पेशेंट के पास आ सकता है। 4 मेथड्स क्या हैं? वो ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है, बस का इस्तेमाल कर सकता है, स्कूटर का इस्तेमाल कर सकता है, या फिर किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और उन चारों की प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं रेस्पेक्टिव। ठीक है, तो अगर वो लेट आया, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो लेट हो गया। ठीक है, तो लेट हो गया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी दैट ही इज लेट विल बी कि भाई वो ट्रेन से आया, ठीक है, वो ट्रेन से आया और वो लेट हो गया। ठीक है, या फिर क्या हो गया, वो बस से आया और वो बस से लेट हो गया। ठीक है, या फिर क्या हो गया कि वो स्कूटर से आया और वो फिर से लेट हो गया स्कूटर से, और या फिर वो किसी और अदर मीन से आया और वो फिर से लेट हो गया। ठीक है,
अदर मीन से आया फिर से लेट हो गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सबसे पहला, देखो सबसे पहला जैसे हम लोग ने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था कि जब पर्सन एंटर करता है तो सबसे पहले वो ये सोचेगा कि हम कौन से बॉक्स को चूज करें। तो जब बाहर डॉक्टर निकलेगा अपने घर के, तो आपको ये सिनेरियो सोचना है कि डॉक्टर ये सोचेगा या ये देखेगा कि उसको कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ट्रेन अवेलेबल है, बस अवेलेबल है, स्कूटर अवेलेबल है या एनी अदर मीन्स अवेलेबल है। तो ट्रेन अवेलेबल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई कि वो ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10, ट्रेन की प्रोबेबिलिटी हो गई, ट्रेन को कैच करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/10। और अगर वो ट्रेन से आ रहा है, अगर वो ट्रेन से आ रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट हो गया, इज 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट हो गया, इज 1/4। तो वो ट्रेन चूज की और ट्रेन से लेट हो गया, तो मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो लेट होगा। ट्रेन से ट्रेन पकड़ी एंड वो ट्रेन से लेट हो गया, मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, वो घर के बाहर निकलता है और वो बस पकड़ता है, तो बस पकड़ने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, ठीक है। और वो बस से आ रहा होता है और बस से लेट हो जाता है, तो बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो बस से लेट आता है 1/3 हो जाएगा। प्लस स्कूटर से आता है तो 1/10 और स्कूटर से लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/12, ठीक है। और अगर किसी और अदर मीन्स से आता है जो कि है 2/5, किसी अदर मीन्स से आता है पेशेंट के पास, तो वहां से लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0 बच्चों, ठीक है। किसी और अदर मीन से आता है तो वो लेट होगा ही नहीं, ही विल नॉट बी लेट, तो इसका मतलब लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। तो ये आ गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, दीज आर दी टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच डॉक्टर कैन बी लेट, ठीक है। ये जो भी निकल आया, जो भी कैलकुलेशन कर लीजिए 3/40, ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1/15 प्लस 1/120 एंड ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसका जो भी सम आ जाएगा वो आपका आंसर होगा, दैट द डॉक्टर इज लेट, डॉक्टर के लेट होने की प्रोबेबिलिटी ये है। मुझे बताओ ये समझ में आया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? Yes, sir. ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, अगर ये आ गया समझ में लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो फिर हम बेस थ्योरम को भी समझने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बेस थ्योरम क्या है, बेस थ्योरम को समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास यही सिनेरियो था, इस सिनेरियो को हम कॉपी करते हैं फिर से। दो एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, उन्हीं दोनों एग्जांपल पे अब हम बेस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, बेस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, ये फिर से हमने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, उठा लिया। अब आपके पास फिर से वही सिनेरियो है कि आप एक रूम में गए, अंदर आप एक रूम के अंदर गए और आपने रूम में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाली, ठीक है। और वो जब निकाल के जब आप बाहर लेके आए, बैग बॉल बाहर लेके आए, तो वो रेड निकली, वो रेड निकली, ऐसा दिया हुआ है कि वो रेड ही निकली। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आप बैग 1 में से लेके आए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो आप बैग 1 में से लेके आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए और सुन लीजिए, ठीक है। एक कमरा था जिसके अंदर 3 बैग थे, तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल थे, 1 2 3 बैग, और उन बैग्स में रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ बॉल्स थी जो आपको दिख रही हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन बॉल्स थी। आप कमरे के अंदर गए, आपने तीनों बैग में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया रैंडमली और उसमें से बॉल निकाल के बाहर लेके आए। तो जब आप बाहर आए तो आपने देखा कि आपके हाथ में रेड बॉल है, और अब आपसे पूछा जा रहा है या हमसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो रेड बॉल सेलेक्ट की है वो बैग 1 में से की है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई देखो, अब यहां पर सिंपल सा फंडा, मैंने कहा था ना प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी में एक ही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? क्या बच्चों बताया था मैंने? प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स, ठीक है। यही मैंने बोला था ना कि मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं। तो देखो मैं क्या कहूंगा, मैं पहले टोटल इवेंट्स निकालूंगा, इसीलिए हम लोगों ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है कि भाई आप तो रेड बॉल लेके आए ना बाहर, तो हम पहले निकालेंगे कि आप रेड बॉल कितने डिफरेंट तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिससे आप रेड बॉल निकाल के लेके आए। तो या तो आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल निकाल के लेके आए, या आपने सेकंड बैग सेलेक्ट किया, उसमें से आप रेड बॉल निकाल के लेके आए, या आपने थर्ड बैग सेलेक्ट किया, उसमें से आपने रेड बॉल चूज की, उसमें से ये फेवरेबल हो गए, ये टोटल हो गए, मतलब इतना ही हो सकता है। आप रेड बॉल अगर बाहर लेके आ रहे हैं तो इनमें से ही कुछ आपने किया होगा, या तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल लेके आएंगे, या तो सेकंड बैग में से, या तो थर्ड बैग में से। और उसमें से आपका फेवरेबल क्या है कि आप फर्स्ट बैग में से रेड बॉल लेके आए, यही पूछा जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दैट द रेड बॉल यू सेलेक्टेड वाज फ्रॉम बैग 1,
तो आपने बैग 1 को सेलेक्ट करके रेड बॉल निकाली, ये हमारा फेवरेबल इवेंट है और टोटल इवेंट ये है नीचे जो दिया हुआ है कि आप बैग 1 में से भी रेड बॉल चूज कर सकते हो, बैग 2 में से भी रेड बॉल चूज कर सकते हो, या फिर बैग 3 में से भी रेड बॉल चूज कर सकते हो। तो बैग 1 में से आपने रेड बॉल चूज किया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? बैग 1 में से आपने रेड बॉल चूज किया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? पहले बैग 1 को सेलेक्ट किया तो 1/3, ठीक है, नीचे कर देता हूं इसे। पहले बैग 1 को सेलेक्ट किया, यहां पे कर देता हूं। पहले बैग 1 को सेलेक्ट किया तो 1/3 बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बैग 1 को, और उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12 अपॉन बैग 1 को सेलेक्ट किया 1/3 प्रोबेबिलिटी, उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/12 हो जाएगी, प्लस बैग 1 को सेलेक्ट किया 1/3। बच्चों एक मिनट, तो यहां पर 1/3 इंटू 5/12 प्लस 1/3, मतलब आपने सेकेंड बैग सेलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल चूज किया, आपने सेकेंड बैग में से रेड बॉल चूज किया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? सेकेंड बैग में से रेड बॉल चूज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/12, या फिर आपने थर्ड बैग चूज किया 1/3, उसमें से रेड बॉल चूज किया 8/12। ये आपका आंसर हो गया कि आप बैग 1 में से ही रेड बॉल लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये, इसको जो भी है कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी, ठीक है, ये तो सॉल्व कर लेना है, वो तो आपको लोग कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आप एक रूम के अंदर गए, आपको 3 बैग दिखे, तीनों में से आपने कोई भी एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से बॉल निकाल के लेके आते हैं बाहर, तो वो रेड निकलती है, तो वो रेड होती है, आपको गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव सेलेक्टेड द बॉल फ्रॉम द बैग, फर्स्ट बैग, बैग 1 में से आपने बॉल सेलेक्ट की, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपने 1 बैग चूज किया, उसमें से बॉल रेड निकाली, ये आपका फेवरेबल इवेंट हो गया। अपॉन टोटल इवेंट क्या हो गया? बैग 1 में से रेड बॉल निकाली होगी, या बैग 2 में से रेड बॉल निकाली होगी, या बैग 3 में से रेड बॉल निकाली होगी, क्योंकि आप बाहर तो रेड बॉल लेके आए हैं, तो किसी ना किसी बैग में से लेके आए होंगे, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। मुझे बताओ, समझ में आया? यस सर। तो बेटा इसमें कोई मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या? मेरे को ये अच्छे से बताओ आप लोग। तो ये बेटा 13.3 का पहला क्वेश्चन है जो अब हम देख रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अर्न का मतलब हो गया कि कोई बर्तन, जैसे है ना, कोई आपने कोई भी बर्तन है आपके पास जिसमें इस तरीके की बॉलें हैं। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल सा है ये, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। इसको चलिए करते हैं सॉल्व। तो 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स है, तो 5 ब्लैक बॉल्स है। अब 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, एक मिनट बच्चों। तो हमें क्या करना है? अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड, तो बॉल निकाली गई, ठीक है, कलर नोट किया गया उसका कि भाई कौन सा कलर है, ठीक है, नोटिस एंड रिटर्न इनटू द अर्न, और फिर इसे वापस रख दिया गया। सिनेरियो समझिएगा, वापस रख दिया गया। मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put into the urns, जो भी ये कलर था उसी कलर की 2 बॉलें हमने और इंसर्ट कर दी, प्लस 2 बॉल सेम कलर की और इंसर्ट कर दी हमने, ठीक है, सेम कलर की। देन अ बॉल इज ड्रॉन, और फिर से हमने एक बॉल निकाली, ठीक, उसके बाद हमने एक बॉल निकाली, ड्रॉन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड? तो जो सेकंड बॉल निकली वो रेड निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, कि सेकंड बॉल रेड निकली। अब देखो सिनेरियो समझिएगा, पहले मैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव भाषा में कैसे काम करते हैं उसको पहले सीखते हैं, फिर हम इसे जो सीबीएसई की भाषा है, सीबीएसई की जो लैंग्वेज है जैसी होनी चाहिए उसके फॉर्म में इसे करेंगे। तो देखो, जो पहली बॉल निकाली, फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं, ये हमारे पास एक बैग था जिसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स थी, उसमें से हमने एक बॉल निकाली, देखा उसका कलर, ठीक है, उसको जो भी कलर था उसको वापस देख के हमने बैग में रिटर्न कर दिया, ठीक, रिटर्न करने के बाद उसी कलर की 2 बॉलें और हमने बैग में डाल दी। फिर 2 बॉलें डालने के बाद सेम कलर की फिर से हमने बैग में से एक बॉल चूज की और वो बॉल रेड निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो देखो क्या क्या टोटल क्या क्या हो सकता है, टोटल क्या क्या, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड इज कि देखो पहली बार में हो सकता है आपने रेड बॉल निकाली हो, पहली बार में आपने रेड बॉल निकाली हो, फर्स्ट में रेड बॉल निकाली हो, फर्स्ट ड्रॉ में, और फिर आपने जो भी किया, फर्स्ट में रेड बॉल निकाली, उसका कलर देखा, वापस रख दिया, 2 रेड बॉल ऐड कर दी, और सेकंड ड्रॉ में फिर से आपने रेड बॉल निकाली, क्योंकि सेकंड ड्रॉ में तो आपको रेड ही निकाली है,
या तो ऐसा हो सकता है, या तो कैसा हो सकता है, या तो आपने पहले ड्रॉ में ब्लैक बॉल निकाली, उसका कलर देखा, वापस रख दिया, 2 ब्लैक बॉल और बैग में डाल दी, और जब आपने सेकंड बॉल निकाली तो वो रेड निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भाई 2 केसेस ही तो हो सकते हैं, मुझे बताओ कि इसके अलावा कुछ और हो सकता है? या तो पहला जो ड्रॉ होगा वो रेड होगा, और रेड को हम वापस रख देंगे, 2 रेड बॉल और निकाल देंगे, और फिर से बॉल जो चूज करेंगे वो रेड निकालेंगे, ठीक है? या तो ऐसा होगा, या तो कैसा होगा कि जो बॉल हम पहले निकाल रहे हैं वो ब्लैक निकले, और ब्लैक को हम वापस बैग में रख दें, 2 ब्लैक बॉलें और डाल दें, और जो सेकंड बॉल चूज करें वो रेड चूज करें। मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं? इसका भी मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ प्रोसीजर है, प्रोसीजर। तो आपको ये प्रोसीजर समझ में आया या नहीं? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं। एक बैग है जिसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। उसमें से हमने एक बॉल चूज की, उसका कलर देखा, उसका कलर रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, उसका कलर रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, देयरफॉर 2 केसेस आर देयर। तो जो पहली बॉल निकाली उसका कलर नोट किया, और कलर नोट करके उसको बैग के अंदर वापस रख दिया, और उसी कलर की 2 बॉलें और बैग के अंदर डाल दी, ठीक है? +2 बॉल और हमने सेम कलर की डाल दी। फिर हमने एक और बॉल चूज की और वो रेड निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? और फिर उसके बाद फिर से एक बॉल चूज की और वो रेड निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जो हमने पहली बॉल निकाली वो रेड भी निकल सकती है और वो ब्लैक भी निकल सकती है। अगर रेड निकली होगी तो रेड बॉल को वापस रखेंगे बैग के अंदर, 2 रेड बॉल निकालेंगे, रख देंगे उसके अंदर, और फिर से एक बॉल निकालेंगे जो रेड निकलनी चाहिए, ठीक है? या तो अगर पहली बॉल ब्लैक निकली होगी तो ब्लैक बॉल को उसको वापस रख देंगे उसमें बैग में, और 2 ब्लैक बॉलें और डाल देंगे बैग में, और फिर से बॉल निकालेंगे, वो रेड निकलनी चाहिए। आया समझ में बेटा? यस सर। तो देखो अब इसे करेंगे कैसे। पहली बॉल रेड निकाली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/10, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय, अब बात समझना ध्यान से। पहली बॉल रेड निकाली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/10। तो हमने जो पहली बॉल निकाली, 5 में से एक रेड बॉल निकाली, उसको वापस रख दिया अंदर, तो वापस 5 रेड और 5 ब्लैक हो गई, और 2 और रेड बॉलें उसके अंदर डाल दी हमने। तो अब टोटल बॉलें बैग के अंदर कितनी होगी? 7 रेड और 5 ब्लैक, 7 रेड एंड 5 ब्लैक। और फिर से जब हमने बॉल निकाली तो वो फिर से रेड निकलनी चाहिए, तो अब रेड आपके बैग में है 7 और टोटल बॉलें हैं 12। ये पार्ट समझ में आया? यस सर। फिर क्या हो सकता है कि आपने पहली बार में ब्लैक बॉल निकाली, ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/10, 5/10 है ब्लैक बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक बॉल आपने निकाली, कलर देखा ब्लैक है, उसको आपने वापस रख दिया जैसे निकाला था, तो वापस आपका बैग 5 रेड 5 ब्लैक बॉल हो गया। और क्योंकि ब्लैक बॉल निकला था तो आपने 2 ब्लैक बॉलें और बैग के अंदर डाल दी, तो अब 5 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हो गई, ठीक है? 5 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स। और फिर से आपने रेड बॉल निकालनी है, तो इस बार रेड बॉल कितनी है? सिर्फ 5 है, लेकिन टोटल बॉलें कितनी हो गई? 12 है, क्योंकि 7 ब्लैक हो गई और 5 रेड, ठीक है? तो ये हो गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि सेकंड बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है, बॉल दैट सेकंड रेड बॉल जो है उसकी निकलने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो जो भी आया वो आपका आंसर है, जो भी लिखा हुआ है, जो भी कैलकुलेट करके आप रखेंगे। तो नीचे आ गया 120, और 7 5 35 प्लस 5 5 25, 20 30 40 50 60 60 by 120, तो ये 1/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है? ओके, डन? आई बात समझ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई इतना सब, बस इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग? ये कॉम्प्लिकेसी कहां पैदा कर रहे हैं? प्रोसीजर में पैदा कर रहे हैं। इनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है कि पहली बॉल निकाली, कलर नोट किया, फिर कलर जो भी था नोट करके वापस रख दिया, फिर जिस कलर की निकाली 2 और बॉलें उसी कलर की डाल दी, और फिर से हमने सेकंड बॉल निकाली, सेकंड बॉल रेड निकली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपको केसेस ही तो कंसीडर करने हैं। यहां पर केसेस कहां कंसीडर कर सकते हैं? जो पहली बॉल निकाली वो 2 डिफरेंट कलर की हो सकती है, या तो रेड हो सकती है या तो ब्लैक हो सकती है। तो 2 केसेस आपके सामने बने हुए हैं कि पहली बॉल रेड है या पहली बॉल ब्लैक है, ठीक है? ब्लैक बॉल को वापस रख देंगे, 2 एक्स्ट्रा बॉलें उसमें डाल देंगे सेम कलर की, तो वही आपका 7, मतलब अगर रेड बॉल पहली चूज हुई है तो रेड बॉलें 2 डाल देंगे तो 7 रेड हो जाएंगी, और उसी तरीके से अगर ब्लैक निकली हो तो 2 एक्स्ट्रा बॉलें ब्लैक डाल देंगे तो 7 ब्लैक हो जाएंगी। ओके, ये हो गया सिनेरियो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। इसी को अगर आपको
सीबीएसई की लैंग्वेज में करना हो, ठीक है, सीबीएसई की लैंग्वेज में करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो आप यहां पर ये कंसिडर कर लीजिए E1, E2 और E3 तीन इवेंट बना लीजिए, ठीक है, सीबीएसई की लैंग्वेज में। तो E1 है फर्स्ट बॉल इज रेड, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका सेकंड बॉल इज, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, ठीक है। और E3 क्या है, सेकंड जो बॉल है वो रेड ही है, वो रेड पक्का है, ठीक है। अच्छा, आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। व्हेन व्हेन व्हाट हैज हैपेंड, आपको सिंपली निकालना है व्हेन नथिंग हैज हैपेंड, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, E3 निकालना है आपको, ठीक है। तो दैट दिस विल बी इक्वल, दिस विल बी व्हाट, कि फर्स्ट बॉल आपने निकाली वो रेड निकली, और फिर उसके बाद आपने सेकंड बॉल निकाली, E3 निकाला, जो तब किया जब इवन हो चुका है, ठीक है, जब इवन हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपने किया, जो आपने सेकंड बॉल ब्लैक निकाली, और फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने E3 किया, सेकंड बॉल रेड निकाली जब E2 हो चुका है, ठीक है। तो इवन हो चुका है मतलब फर्स्ट बॉल रेड निकली, फर्स्ट बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो ऊपर हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम कर चुके हैं, 5/12, 5/10, 5/10 फर्स्ट रेड निकालने की। और सेकंड को रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई इवन हो चुका है, इवन हो चुका है मतलब फर्स्ट बॉल आप रेड निकाल चुके हैं, उसको आप वापस रिप्लेस कर चुके हैं, 2 रेड आप और बैग में डाल चुके हैं, तो 7 रेड हो चुकी हैं टोटल बैग में। तो जब इवन हो चुका है तो इवन का पूरा प्रोसीजर हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपके पास जो टोटल बॉलें हो जाएंगी रेड वो 7 हो जाएगी, और जो टोटल बॉलें हो जाएंगी रेड के टोटल फेवरेबल इवेंट 7 हो जाएंगे, टोटल बॉलें 12 हो जाएंगी। प्लस आपके पास E2 का मतलब है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10, और आपने ब्लैक का कलर देखा, आपने अंदर वापस ब्लैक बॉल इंसर्ट कर दी, 2 बॉलें और ब्लैक डाल दी, तो टोटल बॉल जो रेड बचेंगी वो 5 ही बचेंगी, लेकिन टोटल बॉल 12 हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसीडर, मतलब इस तरह से आपको बनाना है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो सीबीएसई में आपको बनाना है। अदरवाइज विदाउट मेंशनिंग दिस, है ना, कॉम्पिटिशन में आप डायरेक्टली इस तरीके से काम कर सकते हैं। मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या कोई चीज ना समझ में आई हो तो मुझे बताइए। सर इसमें हम लोग ऊपर वाले की तरह नहीं कर सकते, बोर्ड्स में नहीं कर सकते, बोर्ड्स में नहीं कर सकते। ये आपकी एक मतलब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इन्हीं की लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। तो यही सब आपको मैं वो करके करना है, बिकॉज ये 4-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप इस तरह से नहीं कि बिल्कुल सिंपल, है ना, हो गया इस तरह से। तो सीबीएसई की लैंग्वेज में ही लिखना है आपको, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। अनदर बैग कंटेन्स, 2 बैग है यहां पर, तो एक बैग में 4 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। और दूसरे बैग में कितने हैं, 2 रेड हैं और 2 रेड हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। ओके, वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड, कि कोई भी एक बैग को सिलेक्ट कर लिया गया, तो इसको फर्स्ट बैग मान लेते हैं, इसको सेकंड बैग मान लेते हैं। तो वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड रेड। दोनों में से कोई एक बैग सेलेक्ट किया गया, कोई भी एक बैग सेलेक्ट कर लिया गया, उसमें से बॉल निकाली जो कि हमें रेड निकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन वाज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो वो फर्स्ट बैग से थी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी। तो भाई हमें क्या करना है, या तो फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालेंगे या तो हम सेकंड बैग से रेड बॉल निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम 3 बैग के साथ कर चुके हैं, जो हमने एग्जांपल अपनी मर्जी से लिया था। तो यही हो सकता है टोटल, या तो आप फर्स्ट बैग चूज करेंगे उसमें से रेड बॉल निकालेंगे, क्योंकि दिया हुआ है कि जो आपने बॉल सेलेक्ट की है वो रेड ही है, ठीक है। तो आप या वो रेड बॉल को सेलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं, या तो आपने वो फर्स्ट बैग से सेलेक्ट किया होगा या तो आपने वो सेकंड बैग से सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी।
है ना। और आपको क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो फर्स्ट बैग से निकली है, ये हमारा फेवरेबल इवेंट है कि आपने फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करके रेड बॉल निकाल ली है। तो फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करके, तो फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, आप दो बैग को सेलेक्ट करने, दोनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करेंगे तो हाफ, और उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8, ठीक है, अपॉन फर्स्ट। और ये हो गया फेवरेबल कि फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकाली, अपॉन टोटल कि फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकाली, हाफ इंटू 4/8। या फिर आपने सेकंड बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, उसमें से रेड बॉल निकाली, 2/8 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। तो 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और 8 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 4/4 + 2 हो जाएगा। तो 4/4 + 2 क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा, और 2/3 हो जाएगा। आंसर है। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इसी को अगर हमें सीबीएसई की लैंग्वेज में करना होगा तो हम देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे बेस थ्योरम में कैसे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इवन हो गया दैट बैग 1 इज सिलेक्टेड, बैग 1 इज बाय सेलेक्टेड। E2 क्या हो गया, बैग 2 इज सिलेक्टेड, बैग 2 इज सिलेक्टेड, ठीक है। और X हो गया जो हमेशा गिवन रहता है कि जैसे विच इज फाउंड टू बी रेड, आप रेड बॉल लेके बाहर आ गए, ठीक है। तो यहां पे हो गया बॉल ड्रॉन इज रेड। तो आपको क्या निकालना है बेटा, आप जरा ध्यान से देखो कि आपको निकालना है कि बैग 1 सेलेक्ट किया गया है व्हेन इट इज गिवन दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। ये निकालना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन X हैज ऑलरेडी हैपेंड। फिर से समझ लीजिएगा, यू हैव टू फाइंड दैट द बॉल, जो बॉल निकाली गई है वो बैग 2 में, फर्स्ट बैग में से निकाली गई है, वो फर्स्ट बैग में से निकाली गई है। व्हेन इट इज गिवन दैट द बॉल ड्रॉन, जो बॉल हम बाहर लेके आए हैं वो रेड बॉल है, ठीक है। X हैज ऑलरेडी हैपेंड, रेड बॉल लेके ही आए हैं, ये पहले ही हो चुका है। तो हमें ये निकालना है कि वो बैग 1 में से लेके आए हैं, बैग 1 इज सिलेक्टेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो बेस थ्योरम का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिख देंगे, ठीक है। जो इवन है तो इवन लिख देंगे, डॉट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इवन बाय X है तो ये हो जाएगा X बाय इवन, इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे ही मैं हमेशा रट लेता हूं, जो भी ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और इसी का टोटल, जैसे ये इवन में था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाय इवन, और इसी का काउंटर इवन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाय E2। अगर 3 होगा तो है ना 3 कर देंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाय E3। का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आप ऑलरेडी रेड बॉल निकाल चुके हैं। तो यही हमें फाइंड करना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब है कि फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, वही हमने यहाँ पे किया है कि फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और उस बैग को आप सिलेक्ट कर चुके हो ऑलरेडी, उसमें से रेड बॉल निकाल लो। द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/8, कि आप इवन मतलब फर्स्ट बैग के पास जा चुके हो, फर्स्ट बैग को सेलेक्ट कर चुके हैं आप, इवन हो चुका है मतलब यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड द फर्स्ट बैग, और आप उसमें से रेड बॉल निकाल रहे हो। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ X व्हेन इवन हैज ऑलरेडी हैपेंड। Probability of X when even has already happened means that find the probability that red ball is drawn when you have already selected the first bag. तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/8 है। तो यहां पर आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, नीचे डिनोमिनेटर में सेम चीज है, 4/8 है। या फिर आपने सेकंड बैग सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सेकंड बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, और उसमें से रेड बॉल, सेकंड बैग को आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तो सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन सेकंड बैग इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो रेड बॉल सेकंड बैग से 2/8 हो जाएगा। सेम आपको सेम एक्सप्रेशन मिल गया और 2/3 आंसर हो गया। इसमें मुझे बताओ, अगर आप सीबीएसई की तरीके से करेंगे तो आपको क्या नहीं समझ में आया। दिस इज हाउ यू विल डू इट इन योर सीबीएसई एग्जाम्स। मुझे बताइए क्या नहीं समझ आया। आ गया सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो कोई टेंशन मत लें, बिकॉज आपने बहुत जल्दी चीजों को सीखा है, तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है अरे यार ये बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, फिर से एक क्लास करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर से एक क्लास करेंगे, तो ओवर 2-3 क्लासेस में ये आपको बिल्कुल सेटल हो जाएगा। ठीक है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन आता ही आता है। देखो फिर से एक क्वेश्चन है, यहां से कुछ और समझ बढ़ेगी हमारी।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. So of the student in a college, it is known that 60% reside in the hostel and 40% are day scholars. ठीक है, not residing in the hostel, not residing in the hostel, है ना. तो हॉस्टल के बच्चे 60% एंड 40% डे स्कॉलर्स हैं. प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रिसाइड इन द हॉस्टल अटेन ए ग्रेड एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड. तो जो हॉस्टल के 30% स्टूडेंट हैं वो ए ग्रेड लाते हैं और जो बाहर के डे स्कॉलर हैं उसमें से 20% बच्चे ए ग्रेड लाते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम ऑफ द कॉलेज एंड he was an A grade student था. So what is the probability that student is a hostler? ठीक है, तो हॉस्टलर का स्टूडेंट है, ये क्या प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब क्या हो गया कि द स्टूडेंट इज हॉस्टलर. या तो भाई हॉस्टलर होगा या तो हॉस्टलर नहीं होगा, और हॉस्टलर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डे स्कॉलर हो जाएगा. द स्टूडेंट इज डे स्कॉलर. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें कैसे पता चला. जिस भी चीज की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलर पे ध्यान दीजिए. आपसे पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट हॉस्टलर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो आप बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसके ऑप्शन सोचेंगे. ऑप्शन सोचेंगे मतलब ये है कि भाई अगर हॉस्टलर नहीं होगा तो क्या होगा. तो भाई अगर हॉस्टलर नहीं होगा तो डे स्कॉलर होगा, और डे स्कॉलर नहीं होगा तो हॉस्टलर होगा. तो दो ही केस तो बने. यू हैव टू कंसीडर एवरी पॉसिबल केस. ठीक है, तो अगर हॉस्टलर होगा तो ठीक है, और अगर हॉस्टलर नहीं होगा तो डे स्कॉलर होगा. तो इसके दो ऑप्शंस हैं. तो आपने ये आपको यहां से E1 E2 बना लेना है. आपको यहां से क्या बना लेना है, E1 E2. जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसी के डिफरेंट आउटकम्स, उसी के डिफरेंट और ऑप्शन, प्रोबेबल और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं. अगर वो हॉस्टलर है तो ये E1 हो गया, अगर वो हॉस्टलर नहीं है, डे स्कॉलर है, तो वो E2 हो गया. और हम हमेशा x लिखते हैं प्रोबेबिलिटी. ये E1 E2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नहीं है भाई. ये E1 E2 इवेंट्स है. ये E1 इवेंट है और ये E2 इवेंट है. और x इवेंट क्या हो गया, दैट द स्टूडेंट हैज ए ग्रेड. ठीक है, तो आपको देखो बेटा प्रोबेबिलिटी निकालनी है. आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी that the student is a hostler, probability that the student is a hostler when he has a grade, when x has already happened. जब उसका a grade पहले ही आ चुका हो, जो ऑलरेडी हो चुका हो वो होता है x हमारा. A grade in the annual at the end of the year one student is chosen from random, he has an a grade. ये दिया हुआ है हमें, a grade उसके ऑलरेडी है. तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वो हॉस्टलर है जब हमें ये दिया हुआ है कि a ग्रेड वाला बच्चा है. ठीक है, तो इसका फिर से हम देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को हम ऊपर ही कॉपी कर देंगे जो ऊपर है, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई E1, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे अपॉन जैसा E1 में किया है वैसा ही E2 वैसा ही E3, जितने भी हैं ऑप्शंस आप सबको कॉपी कर देंगे प्लस प्लस करके. डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई E2. ठीक है, ये दिस इज हाउ यू विल डू इट इन योर सीबीएसई एग्जाम. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और हॉस्टलर है. ठीक है, अगर हॉस्टलर है बच्चा E1, तो हॉस्टलर कितने बच्चे थे आपके स्कूल में, 60% हॉस्टलर थे, तो 60/100 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वो डे स्कॉलर है तो वो 40/100 हो जाएगा. ठीक, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो अगर E1 है तो 60/100 है अगर वो हॉस्टलर है. ठीक है, और हॉस्टलर है तो उसके A ग्रेड आते हैं. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रीवियस ईयर रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन द हॉस्टल अटेन ए ग्रेड. तो 30%, 30 मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 30/100. तो अगर वो हॉस्टलर बच्चा है तो उसके ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/60 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सेम कॉपी कर देंगे 30/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब कि वो डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100. और डे स्कॉलर के ए ग्रेड आते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 20% ऑफ द डे स्कॉलर, तो 20% है, 20/100 हो जाएगा. बस आपका आंसर आ गया. ठीक है, ये हमने बिल्कुल सीबीएसई की तरह से किया. तो जो भी आंसर आएगा आपका मेरे ख्याल से 6 into 3 अपॉन न्यूमरेटर में आ जाएगा 6 into 3, सब बाकी सब कट जाएंगे, प्लस 4 into 2. ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा, प्लस 18 प्लस 4 2 8 हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा 18 अपॉन 26. ठीक, जो भी काट पीट के आंसर आएगा. ओके बच्चों, इसको लेमैन लैंग्वेज वाली भाषा में भी करना है जो आम भाषा है, या सीबीएसई में आपको समझ में आ गया ये.
मुझे बताओ। आ गया सर। आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है फिर तो। ठीक है, फिर मेरे हिसाब से इतना ही रखते हैं, बिकॉज और हम समझने के लिए तो और भी चीजें समझ सकते हैं। एक दो क्लासेस हम लोग और करेंगे इसी में, प्रोबेबिलिटी में। तब तक आप लोग अपना टेस्ट दे लीजिए और हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बाकी का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो ये अभी एंड ऑफ लेक्चर 2 है।